बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा फरहान। आप देख रहे हैं डेवलपमेंट डोर्स। मेरे साथ मौजूद हैं अबीहा ज़ैनब नकवी और सवेरा नाज। अस्सलाम वालेकुम अबीहा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सवेरा। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। हमारे स्टीम्ड प्रोफेसर हैं डॉक्टर मुज़फ़्फ़र। उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम लोग डिप्रेशन के हवाले से बात कर सकें, जो कि सोसाइटी का एक बहुत प्रेवेलेंट इशू है। हम लोग सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपको इसके मतलब, इस बीमारी के मतलब अहम बातों से आगाह कर सकें। इसको क्लिनिकल ज़बान में मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है, और शॉर्ट फॉर्म इसकी MDD है। अच्छा, इससे हम एक केस स्टडी से शुरू करते हैं, ठीक है। ऐसा है कि हमारे एक अजीज़ थे, उनके यहाँ एक गेस्ट आए रहने, एक साहब आए, और उनका बिहेवियर काफ़ी अजीब सा बाद में जैसे सुनने को मिला कि वो आए तो काम से थे, ठीक है, और वहाँ रहते हुए वो बहुत ही स्ट्रेंज बिहेवियर कर रहे थे। उसमें ये था कि बाद में उन्होंने जिक्र किया कि खाना नहीं खाते थे, वो नाश्ते का कहते थे। ज़ाहिर है किसी के अगर गेस्ट थे तो मेज़बान कोशिश करते कि अपने गेस्ट को, हमारी वैल्यूज़ हैं कि बेहतरीन ट्रीट करें, तो उन्होंने ऑफ़र किया कि खाना आप हमारे पास खाएं, हमारे साथ रहें। और वो साहब जो थे वो खाना नहीं खाते थे, 2-2 दिन गुजर जाते थे, उनको ट्रे जो देते थे वो खाना नहीं खा रहे। सेकेंडली उनका बहुत स्ट्रेंज एक और ये बिहेवियर था कि अगर वो सो रहे हैं कहीं पे लाउंज में, बिल्कुल रेडी होके, जैसे कि काम के लिए जा रहे थे और वो लाउंज में आकर सो गए हैं, तो विच वॉज वेरी स्ट्रेंज। आप ज़ाहिर हमारे गेस्ट जो आते हैं वो इस तरह तो नहीं करते, तो वो इस तरह के उनके बिहेवियर्स हमें दिखते थे। और फिर रैंडमली बहुत कम कम्युनिकेट करते थे। रैंडमली एक दिन वो बस चले गए, 8-10 दिन ही रहे, हालांकि उनको 1 महीना रहना था। 8-10 दिन रहे और वो बस चले गए बगैर किसी को इन्फॉर्म किए, होस्ट को बताए, बस ही लेफ्ट। जो कि आपने केस स्टडी अभी शेयर किया, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, तो इसमें ये है कि जो सिम्टम्स आपने बताए वो डिप्रेशन के तो हैं, लेकिन फिर भी हम उसको लेबल नहीं कर सकते कि उसको डिप्रेशन था, क्योंकि देखिए क्योंकि यही हुआ था कि वो साहब मुझे यही बता रहे थे अजीज कि उनको डिप्रेशन था। जी, यही चीज़ मैं आपको, हाँ, यही मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हम ऐसे किसी को लेबल नहीं कर सकते कि उसको डिप्रेशन था, क्योंकि डिप्रेशन इज अ डिसऑर्डर है ना, एक मेंटल डिसऑर्डर है। बिल्कुल। तो ये जो है, हम ऐसे ही नहीं बोल सकते कि किसी को डिप्रेशन है या नहीं है। इसका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, स्पेसिफिक इसके सिम्टम्स होते हैं, और इसकी कंसिस्टेंसी हमें देखनी पड़ती है। तो अकॉर्डिंग टू द DSM-5, जो कि DSM-5 को थोड़ा सा बता दें क्या होता है। DSM-5 इज बेसिकली द डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, जिसमें एक क्राइटेरिया सेट होता है, डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि किसको कौन सा डिसऑर्डर है, ठीक है। तो डिप्रेशन के लिए जो सिम्टम्स जो प्रोमिनेंट होने चाहिए वो उसमें आपके पास आ जाते हैं इंसोम्निया, हाइपरसोम्निया, मतलब जैसे उसमें भी था कि उसको इश्यूज हो रहे थे। उसके अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट, स्लीप इश्यूज हो जी, और उसके अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा था, और कंसंट्रेशन नहीं थी, भाई उसके दिमाग में कॉन्स्टेंटली कुछ चल रहा है तो वो कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा, और या फिर लैक ऑफ एनर्जी, वो काम के लिए तैयार हो रहा है लेकिन फिर आके सो रहा है, तो नहीं काम नहीं कर पा रहा है जी, मोटिवेशन नहीं है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केसेस होते हैं उसमें ये भी देखा जाता है कि जो पेशेंट है वो सुसाइडल अटेम्प्ट्स करते हैं, सेल्फ हार्म की तरफ जाते हैं जी। तो इट्स अ वेरी सीरियस इशू। एंड ये सारे कुछ कंसिस्टेंसी के हवाले से आप बताएंगे कि क्या ये सिम्टम्स कब तक, जैसे क्योंकि 8-10 दिन वो हमारे पास रहे, तो उनके पास हमने ये देखे उनके बिहेवियर हर रोज ही तकरीबन ये था। जी जी बिल्कुल। तो ये सिम्टम्स जो हैं ये एटलीस्ट 2 वीक्स तक अपेयर होना ज़रूरी है। अगर आप किसी को डायग्नोज कर रहे हो डिप्रेशन के लिए, तो ये 2 वीक्स या फिर 2 वीक्स से ज्यादा इन सिम्टम्स का अपेयर होना जरूरी है। और ये सिम्टम्स तो सारे सिम्टम्स होंगे इनके? नो, एटलीस्ट 5 सिम्टम्स तो एटलीस्ट होने ही होने चाहिए, या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है। और ये सिम्टम्स वेरी भी करते हैं पर्सन टू पर्सन जी, पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। और उसके अलावा उसको उसकी पूरी जिंदगी को इफेक्ट कर रहा है, वो काम पे नहीं जा रहा, वो अपने रिलेशनशिप नहीं मैनेज कर पा रहा, और उसकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो इफेक्ट हो रही है इस चीज से। सही जी, तो हम ऐसे तो नहीं बोल सकते कि उसको डिप्रेशन है। तो लेकिन आजकल जो है ना एक बहुत बड़ा ये इशू हुआ है कि ड्यू टू सोशल मीडिया ये जो टर्म है ना डिप्रेशन, ये बहुत मेन स्ट्रीम हो गई है। हर दूसरा बंदा खुद सेल्फ डायग्नोज करके बैठ जाता है कि मुझे डिप्रेशन है। अब आप इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देख लें, रिलेशनशिप है, ब्रेकअप हुआ गर्लफ्रेंड से,
और 2 दिन के डिप्रेशन में चले गए। अब उस डिप्रेशन से वो बाहर आए, मूव ऑन किया, अब फिर दोस्त से लड़ाई हो गई, दोस्त से लड़ाई हुई, फिर दोस्त फिर जो है वो स्टेटस लग रहे हैं व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर क्या हुआ कि अब दोस्ती वापस हो गई, फिर हल्ला गुल्ला मौज मस्ती, एंड देन फिर एग्जाम्स आ गए। अब जैसे एग्जाम्स आए तो एग्जाम स्ट्रेस और वो, और एग्जाम अगर नहीं परफॉर्म कर पाए सही एग्जाम में, कोई अपनी ही एक्सपेक्टेशन नहीं मीट कर पाए, तो उसके बाद फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। आई एम डिप्रेस्ड के स्टेटस पे दिख रहे होते हैं। अच्छा ठीक है, मैं समझ रही हूँ कि जैसे सफीरा ने काफ़ी इंटरेस्टिंग ये बात बताई कि सिम्टम्स का देखना बहुत ज़रूरी है, आपके टाइम का देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कम दिन के लिए भी, 3 दिन के लिए जैसे अभी यहाँ कह रही हैं, किसी कम टाइम के लिए भी, या जैसे इन साहब को हमने 8-10 दिन देखा कि ये सिम्टम्स तो थे, यानी ही वॉज नॉट कम्युनिकेटिंग, लैक ऑफ कम्युनिकेशन था, बात नहीं कर रहे थे, एक सैडनेस, एक डल इंसान हुआ होता है, लो मोटिवेटेड होता है, इस तरह की हमें चीज़ें तो दिख रही हैं, ये सिम्टम्स दिख रहे हैं। तो अगर हम उसको लेबल ना करें, कहें कि डिप्रेशन नहीं है, तो कोई क्लियरली प्रॉब्लम तो है, तो उसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही है कि कोई प्रॉब्लम नज़र तो आ रही है हमें। डेफिनेटली। तो डिप्रेशन के अलावा भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल सैडनेस, इट्स अ नॉर्मल इमोशन, राइट? जी, तो कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी बुरा एक्सपीरियंस कोई होता है जिसकी वजह से हमें सैडनेस फील हो रही होती है, मेरे ख्याल से सबको ही हो रही होती है, तो वो उसको हम डिप्रेशन में नहीं ला सकते, और उसकी वजह से जो है वो हम कभी कभी ओवर थिंक कर रहे होते हैं, तो वो डिप्रेशन में नहीं आता। उसके अलावा भी कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें कॉमन सिम्टम्स आ जाते हैं हमारे पास, जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर या फिर बाइपोलर। तो जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर, उसमें हमारे पास इंसोम्निया हो जाता है, या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट होती है, ठीक है? तो बेसिकली DSM-5 में यही है ना कि क्राइटेरिया सेट हुआ हुआ है जिसके थ्रू जो है वो आप डायग्नोस कर रहे हो कि उसको कौन सा डिसऑर्डर है या फिर पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। सेम इसी तरह बाइपोलर की बात करें हम, तो उसमें भी हमारा एक डिप्रेसिव एपिसोड होता है जिसमें जो इंडिविजुअल है वो कुछ टाइम के लिए डिप्रेस्ड हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे पास और भी होती हैं। सही, तो आपके कहने का मतलब है कि सिम्टम्स सिमिलर होंगे, बट जरूरी नहीं है कि वो डिप्रेशन नहीं है, वो डिफरेंट बीमारियां भी हो सकती हैं। वैसे जरूरी नहीं है कि ज्यादा कोई बड़ा मसला हो, कुछ लोगों का अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है जी, वो उनको सिंपैथी चाहिए होती है, वो जो है वो स्टेटस पे अपनी सैड स्टेटस लगाते हैं ताकि 4 लोग पूछे कि ओहो आपको क्या हुआ। क्योंकि सी द थिंग इज कि द पर्सन जिसको डिप्रेशन है, वो सबसे बड़ी चीज होती है कि दे लैक कम्युनिकेशन। वो अगर गैदरिंग में बैठे हुए हो, अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हो, तो दे फील लाइक दिस कि दे आर नॉट अलोन बट दे आर लोनली। अच्छा, हाँ, और यही बात है। बेसिकली हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा बिलीफ ये है कि लोग कहते हैं कि आप दीन से दूर हो तो इसलिए आपको डिप्रेशन हो रहा है, और आप कुरान नहीं पढ़ते, आप जो है वो ऐसी प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं हो, तो इसलिए आपको डिप्रेशन है। और अगर इस डिप्रेशन से आपको निकलना है तो उसके लिए आप नमाज पढ़ना स्टार्ट कर दो, आप कुरान पढ़ो, आप तस्बीहात पढ़ो, तो आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। अच्छा, मेरा भी यही एक्सपीरियंस है कि अक्सर बहुत रिलीजियस लोग होते हैं, प्रैक्टिसिंग है, नमाज पढ़ रहे हैं, बहुत आपको उनको देख के एक जरा सी मोटिवेशन भी कभी कभी मिलती है कि वो इतना अच्छा रिलीजन प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उनका भी बिहेवियर, जो हमने अभी सिम्टम्स की बात की कि लैक ऑफ मोटिवेशन है, लेस कम्युनिकेशन है उनकी, या उनके जो इंटरेस्ट की एक्टिविटीज़ हैं कभी कभी उसमें वो नहीं उतना गैदरिंग्स में नहीं जा रहे, जो डिप्रेसिव सिम्टम्स की हमने बात की, उनमें भी दिख रहे हैं। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि इवन दो वो रिलीजियस हैं लेकिन डिप्रेशन भी उनको दिख रहा है कि अच्छा थोड़ी सी डिप्रेसिव एक स्टेट में है। तो मुझे लगता है कि जब हमने रिसर्च वगैरह पढ़ी, हमने उसमें समझा, तो उससे यही पता चला कि इट्स नॉट कि डिप्रेशन कोई ऐसी आम सी बात नहीं है, ये एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और इसके बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हमें मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसमें आप ब्लड टेस्ट करवाते हो, तो ये होता है कि ब्लड टेस्ट से आपको पता चलता है, ऐसे इंसान को देख के नहीं आप कह देते कि इसको डायबिटीज़ है। जी बिल्कुल। ब्लड टेस्ट करवाया, ब्लड टेस्ट में हार्मोनल इम्बैलेंसेस आया, आपको पता चला कि अच्छा इस इंसान को डायबिटीज़ है। सिमिलरली डिप्रेशन में भी अगर उसके इस तरह के टेस्ट होते हैं, स्क्रीनिंग होती है, उससे आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी होते हैं, या तो डिप्रेसिव स्टेट की वजह से हो रहे हैं इम्बैलेंसेस, या इम्बैलेंसेस की वजह से डिप्रेसिव स्टेट में जा रहा है इंसान। तो इट्स अ प्रॉपर डिसऑर्डर, इसको हम वो नहीं कर सकते। और आई थिंक इसके लिए हमें लाजमी ये एक सोसाइटी के टैबू को ख़त्म करना चाहिए
कि दुआ के साथ दवा की ज़रूरत है, हमें थेरेपी की ज़रूरत है। ठीक है, हम रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत आपकी स्पिरिचुअल वेलबींग से बेहतर स्टेट में आप जाते हो, बट उसके साथ दवा भी करनी है, थेरेपी भी लेनी है जी। बट थेरेपी के साथ साथ डायग्नोसिस के बाद अगर केस काफ़ी सिवियर हो तो मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब की जाती है। अच्छा। देयर इज दिस केस जहाँ पे ये लड़की शी वाज गोइंग टू अ थेरेपिस्ट एंड उनको थेरेपिस्ट ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की। एक सेकेंड, मेडिसिन कैसे प्रिस्क्राइब कर दी थेरेपिस्ट ने? भाई वो पाकिस्तानी थेरेपिस्ट ही होगा फिर। पाकिस्तान में ऐसे कुछ भी हो सकता जी। तो फिर शी स्टार्ट टेकिंग द मेडिकेशन जो प्रिस्क्राइब जो डोज था उस हिसाब से। तो व्हाट शी थॉट वाज कि मैं इस मेडिसिन से ही क्योर हो रही हूँ तो मुझे अब थेरेपी की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। तो उन्होंने खुद ही अपना डोजेज डबल कर लिया विदाउट कंसल्टिंग द थेरेपिस्ट, और वो डबल करने के बाद वो ट्रिपल कर लिया, उसमें भी कंसल्ट किया, कुछ नहीं किया। एंड देन उसके रिजल्ट ये हुए कि यानी वो इम्यून होती गई, वो बहुत इम्यून हो गई, खुद से बढ़ा खुद ही बढ़ा रही थी। एंड देन रिजल्ट ये हुआ कि उनको ये डोजेज और ये मेडिकेशन इसलिए दी गई थी कि वो बेटर पे हैं, लेकिन वो एडिक्ट हो गई इनसे और वो और बुरे उसमें चला गया। जी। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ के लोग थेरेपिस्ट के पास नहीं जाते। हालांकि ये इतना सीरियस इशू है कि अगर हम पाकिस्तान के स्टैट्स को देखें तो यहाँ पर 44 to 66% रूरल एरियाज में और 33 to 46% अर्बन एरियाज में लोगों को डिप्रेशन है, लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। अच्छा जी। और जनरली फिगर है तो क्या इसकी इतना प्रिवेलेंट है अगर ये, तो क्या फैक्टर्स हैं कोई इसके? फैक्टर्स तो बहुत सारे कंट्रीब्यूट करते हैं डिप्रेशन में, जिसमें अगर हम देखें तो आपके सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं, आपके फाइनेंशियल बर्डन्स आ जाते हैं, उसके अलावा ट्रॉमा भी होता है कुछ लोगों का, या फिर वो ट्रॉमा उनको बार बार ट्रिगर कर रहा है, वो उसके बारे में कंटिन्यूसली सोचे जा रहे हैं, वो उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे, तो उनको डिप्रेशन हो रहा है। तो क्यों इतना, अगर ये स्टैट्स हैं तो क्यों ये थेरेपी की तरफ क्यों नहीं जा रहे ये लोग? वही जो बात आपने की, स्टिग्मास, टैबूज, और ये टैबू को लेके लोग बैठ जाते हैं और लोग कहने के भाई लोग क्या कहेंगे। हाँ। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, बहुत इस तरह बहुत एक कॉमन टर्म यूज की जाती है, पागलों के डॉक्टर के पास जाओगे, थेरेपिस्ट के लिए। और दोस्त बैठे हुए होते हैं तो बोलते हैं कि यार ये क्या तुमने मुंह बनाया हुआ है, ये तुम क्या जो है ड्रामे कर रहे हो, 4 दिन की जिंदगी बस एंजॉय करो। बिल्कुल। अच्छा, फैमिली मेंबर्स गैदरिंग्स में हो ना, तो फैमिली मेंबर्स कह रहे होंगे कि मुंह फुला के बैठे हुए हो, छोटी छोटी बातों पे तुम मुंह बना लेते हो, जाने भी दिया करो, इतना मत सोचो। अच्छा, जैसे सवेरा कह रही थी कि फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, उसके साथ साथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। अच्छा। जो कि लीड करते हैं डिप्रेशन की तरफ। अच्छा, जैसे कि हम इसके एग्जांपल लेते हैं कि नेचुरल डिजास्टर, फ्लड हो गए, अर्थक्वेक हो गए, तो अभी एक बंदा है जिसने अपनी पूरी लाइफ सेविंग से एसेट्स बनाया, अपना घर बनाया है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, सब किया है फ्रॉम स्क्रैच, उसने अपना खुद का किया, एंड देन फ्लडिंग हुई या फिर अर्थक्वेक आया और उसके जो भी एसेट्स है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो ये चीज उसको डिप्रेशन में डाल देती है। और बहुत लोग होते हैं जो क्योर कर जाते हैं, इससे मूव ऑन कर जाते हैं बहुत इजीली, बट देयर आर पीपल जो कि मूव ऑन नहीं कर पाते कि दिस हैपेंड टू देम। हाँ। और इनकी जो वो क्वांटिटी होती है बहुत कम होती है ऐसे लोगों की। तो जो मेजॉरिटी में लोग होते हैं उनको नहीं समझ में आ पा रहा होता कि जो ये माइनॉरिटी में लोग हैं ये क्यों मूव ऑन नहीं कर पा रहे और इनमें ये हमेशा एक स्टेट ऑफ गिल्ट में क्यों रहते हैं। अच्छा। हाँ। और जो इस तरह के लोग होते हैं जो कि नहीं निकल पाते ऐसी सिचुएशन से, तो वो एक गिल्ट में रह जाते हैं कि भाई हमसे नहीं हो रहा, बाकी सब तो कर रहे हैं लेकिन हमसे ये चीज नहीं हो रही। उनको एक गिल्ट फील होता है। सब लोग एक ही कैलामिटी से गुजरे हैं, एक ही प्रॉब्लम से गुजरे हैं, तो सब मूव ऑन कर गए हैं, तो जाहिर है ऐसा इंसान ज्यादा नहीं, वो ऐसा इंसान ज्यादा लेता है और फिर वो खुद को ही ब्लेम कर रहा होता है। वो समझ रहा होता है कि भाई मैं तो किसी काबिल नहीं हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, और जो हो रहा है सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। और ऐसा पेशेंट जब थेरेपी के लिए जाता है थेरेपिस्ट के पास, तो वो खुद को बताता ही इस तरह से है कि भाई मुझ में प्रॉब्लम्स है, मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर रहा। अच्छा। और वो गिल्ट टाइप का उसको जैसे हमें कुछ केस स्टडीज देखे थे, पढ़े थे, उनसे हमें यही पता चला कि जब डॉक्टर के पास एक पेशेंट आया है, वो अपनी कंडीशन पहले बताता है कि वो क्यों वहाँ मौजूद है। हम जैसे जनरली जाते हैं डॉक्टर के, थेरेपिस्ट के पास भी जब ऐसे ही एक पेशेंट आता है, और ख़ास तौर पे जब एक डिप्रेसिव पेशेंट आता है जो डिप्रेशन का शिकार है, उसके पहले कुछ जुमले ही इसी किस्म के होते हैं कि जो शो कर रहे होते हैं कि वो बहुत ही गिल्ट में है। वो अक्सर जैसे फैमिली मेम्बर्स के लिए ये बोलता है कि मेरे फैमिली मेम्बर्स मुझसे बेहतर इंसान डिज़र्व करते हैं,
मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा एज अ कोई पेरेंट के तौर पे या स्पाउस के तौर पे या एक सिबलिंग के तौर पे, अपने जो भी रोल्स हैं, हमारे सोसाइटल रोल्स हैं, उनके हिसाब से वो अपने आप को लगता है कि मैं अपने रोल्स फुलफिल नहीं कर पा रहा। ओके, सो जब जो पेशेंट होता है थेरेपिस्ट के पास जाता है, तो थेरेपिस्ट कुछ फिजिकल असेसमेंट्स रन करता है उन पे। दैट इज बेसिकली क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, क्लिनिकल इंटरव्यूज। उससे बेसिकली क्या पता चलता है उस पेशेंट की पर्सनल लाइफ हिस्ट्री, सही, फैमिली हिस्ट्री एज वेल एज मेडिकल हिस्ट्री। इन तीनों से क्या पता चलता है कि उस इंडिविजुअल की जो लाइफ है उसमें पास्ट के क्या ट्रॉमास हैं, उसकी वजह से तो मूव ऑन नहीं कर पा रहा, उसकी लाइफ में उसके जो पेरेंट्स हैं, फैमिली है, उसके साथ कैसा रिलेशन है, फिर वो अगर कोई मेडिकेशन ले रहा है और उसकी वजह से तो उसको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि क्या कुछ ऐसी मेडिसिन भी होती हैं जिनकी वजह से इंसान डिप्रेशन में चला जाता है? जी बिल्कुल, ऐसा होता है जी, क्योंकि उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं मेडिकेशन के। और इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट भी रन किए जाते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट में बेसिकली हम साइकोलॉजिकल टेस्ट कर रहे होते हैं, डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है, तो बस ये कंफर्म करने के लिए कि डिप्रेशन है नहीं, बट ये बीमारी है कि नहीं। आई थिंक ये इनफ नहीं होगा। साइकोलॉजिस्ट या जो हमारे पास थेरेपिस्ट है वो प्रॉपरली और भी चीजें, जैसे अभिया ने जिक्र किया, फैमिली हिस्ट्री वगैरह, ये सब कुछ साथ लेके चलेगा डायग्नोसिस के लिए। स्क्रीनिंग इज जस्ट अ टेस्ट टू कंफर्म इफ द पर्सन हैज द डिजीज और डिसऑर्डर और नॉट। बिल्कुल सही। तो ये सब कुछ चीज़ें कंफर्म करने के बाद एक थेरेपिस्ट जो है वो उसका डायग्नोसिस कंफर्म हो गया कि उसको डिप्रेशन है, पेशेंट को डिप्रेशन है, तो फिर वो क्या करेगा कि वो एक पूरा ट्रीटमेंट प्लान बनाता है थेरेपिस्ट। सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी यहाँ पे। अभिया ने जो जिक्र किया था पाकिस्तान के थेरेपिस्ट का कि उन्होंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, तो क्या ये जो ट्रीटमेंट प्लान है इसमें मेडिसिन भी इंक्लूड कर रही हैं आप? नो, एक्चुअली जो मेडिसिन है वो एक साइकेट्रिस्ट ही आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है। एक थेरेपिस्ट आपको कभी भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करेगा। अच्छा, वो आपकी थेरेपी करेगा। तो अभिया ने जो जिसका जिक्र किया था, जो केस स्टडी थी, उसमें बेसिकली जो पेशेंट था वो एक सीवियर कंडीशन पे था, उसकी कंडीशन बहुत सीवियर थी। अच्छा, इसलिए उसको स्वेयर कंडीशन को थोड़ा डिफाइन कर दें कि क्या मतलब है स्वेयर कंडीशन का। आप इसको ऐसे समझें कि एमडीडी में 3 लेवल्स होते हैं। एक होता है माइल्ड, देन मॉडरेट एंड देन सिवियर। अच्छा, अगर कोई पेशेंट -10 में है, वो सिवियरिटी के -9 लेवल पे है, दैट मीन्स कि उसको मॉडरेट तक लाने के लिए मेडिकेशन जरूरत है। वो फिर थेरेपिस्ट जाके उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, एंड जब वो मॉडरेट पे आएगा तो फिर उसको थेरेपी दी जाएगी जिससे वो माइल्ड पे आएगा। अच्छा, तो यानी आपके कहने का मतलब है कि एक लेवल 0 है जो कि मॉडरेट लेवल है, और उससे बहुत नीचे है स्वेयर, और स्वेयर से एक नॉर्मल लेवल जो डिप्रेशन, ऑल्दो डिप्रेशन है वो नॉर्मल लेवल वो भी नहीं है, बट उस तक लाने के लिए मेडिकेशन जरूरी है। अच्छा, तो सवेरा आप मुझे थोड़ा सा बता सकती हैं कि कौन सी मेडिसिन, कोई ऐसे कॉमन मेडिसिन जो मेडिसिन जो हमारे पास कॉमन मेडिसिन हैं जो कि साइकेट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, उसमें बेसिकली जो कॉमनली है वो SSRI है, दैट इज सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, एंड SNRI, सेरोटोनिन न्यूरोएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, या फिर उसके अलावा और एंटी डिप्रेसेंट्स हो गए। ये बेसिकली जैसे कि अभिया ने कहा कि सीवियर से मॉडरेट पर आने के लिए, और क्योंकि वो केमिकल इम्बैलेंसेस हो गए थे तो फिर उसको दोबारा बैलेंस करने के लिए ये वाली मेडिसिन दी जाती हैं, और थ्रू दिस मेडिकेशन जो है वो जो हमारा पेशेंट है वो मॉडरेट लेवल तक आ जाता है, एंड देन उसकी थेरेपी स्टार्ट होती है। ठीक है। अच्छा, तो हम वापस आते हैं अपने ट्रीटमेंट प्लान के ऊपर, जहाँ से हमने बात स्टार्ट की थी। ट्रीटमेंट प्लान की आप बात कर रही थी, तो क्या कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं या साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट जो है वो ऐसी कोई बातें करता है या कुछ थेरेपीज अप्लाई करता है जिससे वो मॉडरेट वाला पेशेंट, या तो वो मॉडरेट लेवल पे आप लोग दवाइयों से लेकर आए, या वो ऑलरेडी मॉडरेट लेवल पे था, या माइल्ड लेवल का जो पेशेंट है वो कैसे कोप अप कैसे करेगा, डिप्रेशन से निकलेगा कैसे? अच्छा, तो इसमें कुछ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स यूज की जाती हैं, फॉर एग्जांपल CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ठीक है, और IPT इज इंटरपर्सनल थेरेपी। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो पेशेंट के नेगेटिव थिंकिंग है ना, उसको रिप्लेस किया जाता है रियलिस्टिक व्यू से, इन सिंपल वर्ड्स पॉजिटिव थिंकिंग। सही। तो उसके बाद फिर जो थेरेपिस्ट होता है उसका और भी ये एक फोकस होता है कि जो पेशेंट है उसके जो बिहेवियर है उसमें चेंज आए, इन अ वे के इन अ पॉजिटिव वे के वो गाइड करे पेशेंट को कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करे, वो अपनी फैमिली
के साथ गैदरिंग्स में जाए, तो इससे क्या होगा कि जो बंदा होगा वो सोशलाइज भी करेगा एंड उसकी सोशल स्किल्स भी डेवलप होंगी। एट द सेम टाइम बट थेरेपिस्ट शुड फोकस ऑन द फैक्ट कि वो ज़्यादा एक्सपोज ना हो जाए, कि वो सॉर्ट ऑफ अपने एक डिस्कम्फर्ट में चले जाएं या फिर वो अनकंफर्टेबल हो जाए इस वजह से। यानी कंडीशन के हिसाब से सोच भी बदल रहा है और एक्शंस को भी बदलने की वो थेरेपीज अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा अभी आपने टेक्निक्स की तो बात की है, बट ये थोड़ी सी ऐसी टेक्निक्स लग रही है कि ये थेरेपिस्ट के कमरे तक ही क्लिनिकल लग रही है। बहुत क्लिनिकल लग रही है। और फिर जाहिर है एक पेशेंट जो थेरेपिस्ट के पास 1 घंटा जितना भी उसका सेशन है वो उसके लिए आया है, उधर तो उसको बहुत ऐसे फील हुआ है कि ठीक है मैं रिकवर कर रहा हूँ, बट उस कमरे से जब निकल के वो उस सोसाइटी में जाएगा जहाँ टैबूज हैं, जहाँ स्टिग्माज हैं, जिधर से वो आया है, जिधर के सोसाइटल फैक्टर्स ने उसको इम्पैक्ट, उसकी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट किया, तो ऐसा पेशेंट जब सोसाइटी में जा रहा है तो डेफिनेटली उसको अपनी डेली लाइफ के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज चाहिए, कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स चाहिए जिससे वो डेली लाइफ में अप्लाई कर सके। तो कुछ आप बता सकेंगे? जी बिल्कुल। टेक्निक्स के साथ साथ थेरेपिस्ट जो है वो उस पेशेंट को कोपिंग स्ट्रेटजीज के बारे में भी बताता है। अच्छा। जो कि वो पेशेंट अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके और फिर उससे अपनी मज़ीद अपनी वेलबींग को इम्प्रूव कर सके। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सेल्फ केयर। अपने बारे में जाहिर सी बात है, आप अपने लिए कुछ करोगे तो आप डिप्रेशन से बाहर निकलोगे ना। सेल्फ केयर के थोड़ा सा बताएं कि क्या उसमें ऐसी क्या एक्टिविटीज होंगी जो सेल्फ केयर में काउंट होंगी? सेल्फ केयर में आपकी रेगुलर एक्सरसाइज आ सकती है। अच्छा। और हेल्दी डाइट आ सकती है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप अपना रहे हो। अच्छा। और जो स्टार्टिंग में था ना पेशेंट का कि वो खुद को ब्लेम कर रहा है और सारी गलती खुद पे ले रहा है, तो सेल्फ केयर इज बेसिकली कि वो पॉजिटिव सोच रहा है, जैसे अभी ने भी मेंशन किया, तो वो चीज़ है। और उसके अलावा वो दोस्तों के साथ बाहर जा रहा है, हैंग आउट कर रहा है और बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसकी कम्युनिटी एंगेजमेंट भी बेहतर हो रही है। अच्छा। तो इससे जो सबसे बेनिफिट हो रहा है उसको वो ये कि वो रिलैप्स के चांसेस यहाँ पे कम हो गए और वो अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आ रहा है और वो उसकी वेलबींग भी इम्प्रूव हो रही है। अच्छा, रिलैप्स का थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर दें इसका। रिलैप्स इज बेसिकली कि आप दोबारा जो आपके सिम्टम्स थे डिप्रेशन के वो दोबारा ना आए आप में, आप जो है वो बेहतरी की तरफ जाओ, ना कि आप दोबारा से उसी सोसाइटी में आके दोबारा से आप डिप्रेस्ड हो जाओ। तो रिलैप्स इज बेसिकली दिस। अच्छा ठीक है, ये तो ऐसे हो गया कि एक बंदा वो सोसाइटी में मूव करने के लिए थोड़ी एफर्ट्स कर रहा है, बट क्या कुछ ऐसी सेल्फ हेल्प टेक्निक्स होती हैं कि वो कभी खुद परेशान भी है, इट्स वेरी नॉर्मल कि जिंदगी और परेशानियां भी होती हैं, तो कुछ अपने आप को स्ट्रेस खत्म करने के लिए कुछ ऐसा है? जी बिल्कुल, ऐसी भी टेक्निक्स हैं, जैसे सवेरा ने कहा कोपिंग स्ट्रेटजीज के साथ साथ सेल्फ हेल्प के मेथड्स होते हैं। अच्छा। जैसे कि हो गया क्रिएटिव एक्सप्रेशन। इसमें बेसिकली जो पेशेंट होता है, जो भी उनको एक्टिविटीज में इंटरेस्ट होता है, जिसको भी एंजॉय करते हैं, तो वो ऐसी एक्टिविटीज करते हैं। अच्छा, जैसे बहुत सारे लोग पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग स्केचिंग कर रहे होते हैं, आर्ट कर रहे होते, पेपर आर्ट, मतलब इसमें बहुत दिल लगाते हैं और फिर वो बहुत अक्सर कहते हैं कि हम लोग जब तक ये ना करें तो हमारा स्ट्रेस रिलीव नहीं होता। तो स्ट्रेस रिलीजिंग के लिए वो कॉन्स्टेंटली अपनी ऐसी हैबिट्स, ऐसी हॉबीज एक्वायर कर लेते हैं कि ये सब उनका डिप्रेशन जैसे नहीं आए या सैडनेस की वो जो एक स्टेट आ जाती है वो नहीं आए, तो ये उसमें आएगा बेसिकली। आता है। एंड इसके साथ साथ जर्नलिंग आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि अब फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, उसको जो है कोई टेंशन है, कोई स्ट्रेस है किसी बात का, तो वो लिख ले उस बारे में, या तो अपने किसी दोस्त से बात कर लें, तो फिर उनको एक टाइम जब वो बात कर लेते हैं, लेट इट आउट, वो चीज हो जाती है, तो उनको फिर रियलाइज होता है जब रिफ्लेक्ट करते हैं इस चीज पे कि यार ये तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी जिसपे मैंने टेंशन लेके बैठा हुआ था। अच्छा, ये बहुत रियल है कि हम लोग जब अपने फ्रेंड्स से भी डिस्कस कर लें, या एक जर्नलिज्म की आपने बात की, अक्सर लोग डायरी लिखते हैं डेली बेसिस पे, जब वो लिख लेते हैं तो पता चलता है कि अच्छा ये तो इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो चीजें पहले उनके माइंड में थी तो उनको ठीक से समझ में नहीं आ रही थी। वो एक दफा स्ट्रक्चर हो गई ना, तो उनको एक पूरा प्रोसीजर पता चल गया, अपनी कंडीशन पता चल गई। तो दैट इसके साथ साथ नेचर भी बहुत इम्पैक्ट डालती है कि जो थेरेपिस्ट होते हैं वो अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि वो वीकेंड पे बीचेस जाएं, वो गार्डनिंग को जो है अपनी डेली लाइफ में करना शुरू हो जाएं, गार्डनिंग। और अगर उनके पास, अगर वो फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में रह रहे हैं, तो वो माउंटेन्स में चले जाएं, हम जैसे कि हाइकिंग वगैरह हाइकिंग करें।
हम जैसे कराची में रहते हैं तो हम बीच जा सकते हैं बहुत इजीली, एक्सेस है हमारा। अच्छा, अक्सर लोग अपने ऑफिसेज में प्लांट्स रखते हैं और इस तरह घरों में रखते हैं अपने रूम्स में, तो उसकी टेक केयर में वो बड़े उससे रिफ्रेश्ड फील करते हैं। तो गार्डनिंग भी अपनी डेली लाइफ में अगर वो करें इम्प्लीमेंट, तो वो उससे बहुत एक डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ता है। तो जैसे सवेरा ने कोपिंग स्ट्रेटजीज बताई, मैंने सेल्फ हेल्प की मेथड बताए। तो अगर हम देखें तो ना सिर्फ ये कि ये आपको बेटर करता है आपकी वेलबींग के लिए, बट एज वेल एज कि आप कैसे जो सोसाइटी है उसमें आप कैसे पार्टिसिपेट करोगे, आप कैसे इनपुट आपका बेटर तरीके से आप दे सकते हो। अच्छा, सही है, ये बहुत ही अंडरस्टैंडेबल है सारी जो स्ट्रैटेजीज आपने बताई हैं। आई थिंक एक डिप्रेसिव पेशेंट है, उसके अलावा हम लोग भी किसी भी अक्सर ग्रीफ की स्टेट में जाते हैं, सैडनेस होती है, कुछ परेशानी है, हमारे लिए भी बहुत, एक आम इंसान के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बट डेफिनेटली एक डिप्रेसिव पेशेंट जब थेरेपी ले रहा है तो उसके साथ साथ इन स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू वो अपनी वेलबींग वापस मेंटेन कर पाएगा, अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ पाएगा। अच्छा, हमारी इस डिस्कशन को मैं थोड़ा सा समराइज़ करना चाहूँगी कि हमने बात की एक डिप्रेशन के हवाले से सबसे पहले कि एक डिप्रेसिव पेशेंट है, पहले तो हमने बात की कि लेबल नहीं लगाना है। हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट मेरा ख्याल है हमारी डिस्कशन है क्या और उसको एक्सेप्ट करना। बिल्कुल, क्योंकि हमारी सोसाइटी में वाकई टैबू है, हम लोग नहीं एक्सेप्ट करते, ऐसे लेबल लगाने के लिए फौरन लगा देते, बट जो एक्चुअली डिप्रेस्ड है उसको हेल्प आउट नहीं करते हैं। तो डेफिनेटली इसको एक्सेप्ट करना है, लेबल नहीं लगाना है, और सिम्टम्स के बारे में थेरेपिस्ट की तरफ जो भी, अगर आपको अपने इर्द गिर्द कोई अजीज़ है, कोई फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर है, उसको कोशिश करें कि आप मोटिवेटिंग पॉजिटिव बातें करें। अगर आपके इर्द गिर्द कोई है, अगर आपको खुद फील हो रहा है तो ट्राई टू रीच आउट टू अ थेरेपिस्ट। मेरे ख्याल से हमारी डिस्कशन का एक मेन मुद्दा यही है। अच्छा, और दूसरे हमें और ये भी ज़रूरत है कि कभी भी अगर हमें कोई डिप्रेसिव पेशेंट मिलता है, कोई फ्रेंड कहता है कि वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड है, हमें दिख रहा है, तो उस पर लेबल लगाने की बजाय थोड़े से फैक्टर्स पे भी गौर करें, जो कि हमने देखा है कि वाकई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, सोसाइटल इश्यूज जो हैं उनकी वजह से। अच्छा, पॉलिटिकल अक्सर फैक्टर्स ऐसे आ जाते हैं, पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है, तो उसकी वजह से बहुत लोगों पे इफेक्ट डिफरेंट होता है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए इन सब बातों का। अच्छा, ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये मेंटल हेल्थ पे वाकई इम्पैक्ट करते हैं एक आम इंसान के, और इनको गौर से मेरा ख्याल है देखना चाहिए। आप लोग कुछ ऐड करना चाहेंगे? और बस यही कि वो उन स्ट्रेटजीज़ को एटलीस्ट पहले तो एक्सेप्ट करे कि भाई मुझे बीमारी है, और फिर उसके बाद वो थेरेपिस्ट के पास जा रहा है, और तो फिर वो जो थेरेपिस्ट बता रहा है उस पे अमल भी करे, स्ट्रेटजीज, और जो उसके सेशंस हैं, जो उसका एक ट्रीटमेंट प्लान बना हुआ है उसको कंप्लीट करे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बीच में छोड़ देते हैं कि हम थोड़े बेटर हो गए तो हम छोड़ देते हैं। जैसे आपने केस स्टडी की बात की थी कि अगर मेडिकेशन से उसको लग रहा है थोड़ा सा रिकवर हो रहा है तो उन्होंने थेरेपी ही नहीं ली। जी, तो बिल्कुल ये ट्रीटमेंट को कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच व्यूअर्स आपके इतने अच्छे टाइम के लिए। थैंक यू सो मच अबीहा, सवेरा, थैंक यू फॉर हैविंग अस। इतना अच्छा आपका इनपुट था, इतना हमें सीखने को मिला, और ये प्रोग्राम आप लोगों के बगैर बिल्कुल नहीं हो सकता था। बहुत आप लोगों ने मेहनत की, जज़ाकल्लाह खैर। हमारे व्यूअर्स को हम कहेंगे कि ज़रूर आप इसके बारे में बात करना चाहें, कुछ भी कमेंट्स देना चाहें, कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, वी वुड लव टू हेल्प यू आउट। कमेंट बॉक्स पे अपने कोई भी कमेंट्स, फीडबैक्स दे सकते हैं आप लोग। एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।